आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, आज का वीडियो होने वाला हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग डॉक्टर बच्चन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन। और यह अध्ययन श्रृंखला में हम लोग ऐसे कथनों का समावेश आज किए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए कथन हैं, और उनका संकलन एक साथ आपको बच्चन के 50 प्रश्नों का अध्ययन आप करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस पाठचर्या का भरपूर लाभ उठाएं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस सेशन से अधिक लाभान्वित होंगे। और इसी आकांक्षा से आपके समक्ष यह सेशन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को। और पाठचर्या में आज की देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का पहला कथन। पहला कथन है, आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है, और ना ही उसे छोड़ करके। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और दूसरा कथन हम लोगों ने बच्चन सिंह का लिया है कि जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, ऐसा मानना है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि बच्चन जी कहते हैं कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, और यह बच्चन सिंह का ही कथन है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन हम लोग पढ़ लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का। वे लिखते हैं, प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी, खड़ी बोली। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो। साथियों, यह सेशन बच्चन सिंह के कथनों पर आधारित सेशन है, तो वीडियो को लाइक करके जल्दी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले कथन को। तो अगला कथन है, रीतकाल वस्तु, शैली, छंद, रूप, विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय प्रभावोत्पादन है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि घनानंद को शुक्ल जी रीतकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर भी उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाया है। यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। और यह बच्चन सिंह का कथन है घनानंद के संदर्भ में। अगला कथन है कि जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। अगला कथन है, काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि आधुनिक कालवाचक होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है, इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन बच्चन सिंह का ही देखते हैं हम लोग। केदारनाथ के संदर्भ में लिखते हैं, केदारनाथ छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, यानी कि केदार को
छायावादोत्तर कविता का सुमित्रा नंदन पंत कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला कथन है कि धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरापा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में कबीर में ही सुनाई पड़ता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन कि पंडित होते हुए भी वह यानी सरापात पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार कर उन्होंने एक किनारे पर रख दिया। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है केशव ने अपने युग में जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। और ऐसा कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है केशवदास के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न कथन की तरफ और अगला कथन है वे यानी केशवदास संस्कृत के पंडित थे, क्लासिकल पंडित। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि भक्ति काल के कवियों को सीकरी से कोई काम न था, पर रीतकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरय नहीं को काम। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है कि सरस्वती में समसामयिकता के प्रति आग्रह है, पर भारतेंदु के गद्य में जो जिंदा दिली, सरसता, हंसमुखता और व्यंग है वह सरस्वती में प्रकाशित गद्य में कहाँ। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट सतसई से ली गई है, इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार ही नहीं भक्ति, प्रेम और करुणा को भी साकार किया है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि उनकी कविता में किसानी, सहजता, गांधीवादी सात्विकता, देश प्रेम तथा प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभाविक मिश्रण हो गया है। और यह कथन है सियाराम शरण गुप्त के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन श्याम सुंदर दास को व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ल और नंदुलारे वाजपेयी के निर्माण का भी श्रेय है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि हेमचंद्र के व्याकरण में उद्गृत दोहों के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रसवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। संभव है जैन काव्य होने के कारण उन्होंने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की तरह इन्हें भी कोरा सांप्रदायिक ग्रंथ मान लिया हो। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि जहाँ तक काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में जहाँ काव्यात्मकता मिलती है, पर योगियों में उसका नितांत अभाव है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन स्वयंभू असाधारण कवि हैं, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। और यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है कि स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्य शास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली। यह प्रतिक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, आज की पाठचर्या पूरी हमारी डॉक्टर बच्चन सिंह पर आधारित है और 50 महत्वपूर्ण कथनों का संकलन आपको एक साथ देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगला कथन है कि जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन बच्चन सिंह का है।
अगला कथन, महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा, बंगला भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक हो गया। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। यह कथन है तुलसीदास के संदर्भ में बच्चन सिंह का। अगला कथन है वे कबीर के संदर्भ में लिखते हैं कि वे यानी कबीर एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न कोई मुसलमान, न मौलवी हो, न पुरोहित, न कोई शेख हो, न ब्राह्मण, सब मनुष्य हों। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का कबीर के संदर्भ में। अगला कथन, इनकी यानी कबीर की भाषा भोजपुरी से प्रभावित और लय भी भोजपुरिया है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज श्रेष्ठ और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि से के प्रभाव से अधिक पड़ा है। तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि कामायनी की धुरी पर जिस श्रद्धा पर आधारित है, कामायनी की धुरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदले हुए युग की देन है। और यह कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन बच्चन सिंह का कि मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। कथन है यह बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ और कथन अगला है कि रीतकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने से पढ़ लिया गया होता तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत न पड़ती। शुक्ल जी शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करते हैं। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है भक्ति काल में ब्रजी और अवधि दोनों में कविताएं लिखी जा रही थी, किंतु रीत काल में अवधि में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिखा गया। ब्रज भाषा सामान्य काव्य भाषा बन चुकी थी। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ और अगला कथन है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले लक्ष्य है और बाद में लक्षण। लक्ष्यांश का मूल नया प्रयोग कहा जा सकता है जो परिपाटी विरुद्ध है। लक्षण अंश वृत्त से प्रतापशाही का यह कथन प्रतापशाही के संदर्भ में यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए। ऐसा कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि राज्यसभा में बड़प्पन पाने के लिए कुछ न कुछ पंडिताई जरूरी थी। कविता न सही, रीति ग्रंथ ही सही, असफल कवि आलोचक बन जाता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित हैं, उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला कथन है कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। और यह कथन है डॉक्टर
बच्चन सिंह का। अगला कथन, तो अगला कथन है, जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई विषय हो सकता है और घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बाबा नागार्जुन के संदर्भ में यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, यह डॉक्टर बच्चन सिंह पर आधारित सीरीज आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिल जाएगा मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक प्यार दुलार स्नेह देंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।